मेरा नाम ध्रुव है। मैं कुछ साल पहले नेपाल में नौकरी करने गया था। मैं वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता था और वहीं मुझे एक बंगाली लड़की से मुलाकात हुई। वह मुझे पसंद आ गई और इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन उसकी फैमिली बंगाल में ही रहती थी। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही फैक्ट्री में एक हादसे के कारण मेरा एक हाथ कट गया। इस वजह से मैं लाचार हो गया। यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। इससे पहले मैं अच्छे पैसे कमाता था और भोजपुर में अपने परिवार को पैसे भेजता था। लेकिन अब मेरा एक हाथ नहीं था और मेरी एक टांग में फ्रैक्चर हो गया था, जिससे मुझे चलने में बहुत मुश्किल होती थी। अब जब मेरी शादी हो गई थी और कोई सहारा नहीं था, तो मुझे ही कुछ करना था। मेरी पत्नी ने एक सुझाव दिया कि क्यों न मैं मिठाई बनाऊं और हमारे छोटे से घर में जो बैठक है वहाँ बेचना शुरू करूं। मुझे उसकी बात पसंद आई और मैंने अपने घर की बैठक में मिठाई बेचना शुरू कर दिया। काम शुरू किए हुए लगभग एक हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरी मिठाई बिक नहीं रही थी। एक जानने वाला मिठाई बनाने का सामान मार्केट से लाकर मेरी पत्नी को दे देता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मिठाई में कभी मिलावट मत करना, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मिठाई से लोगों को कोई नुकसान पहुँचे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, पहले ही मुझ पर इतना बड़ा हादसा गुजर चुका है, इसलिए मैं कोई बेईमानी नहीं करना चाहता और शुद्ध मिठाई बेचना चाहता हूँ, जिससे लोगों की सेहत अच्छी हो। लेकिन मेरे दुकान पर पूरा दिन गुजर जाता और कोई मिठाई खरीदने नहीं आता। हमारे घर में एक ही फ्रिज था, वह भी बहुत छोटी थी और मैं बासी मिठाई अपने कस्टमर को नहीं बेचना चाहता था। मेरी पत्नी ने सारी मिठाई मोहल्ले के बच्चों में बांट दी। मेरी पत्नी का नाम श्रेया था और वह बंगाली थी। वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी जब मैं फैक्ट्री में काम करता था। मुझे वह पसंद आ गई थी और मैंने उसे शादी के लिए कहा। श्रेया ने अपने माता पिता से बात की और वे हमारी शादी के लिए तैयार हो गए। मेरे माता पिता भी मान गए थे। हमने सादगी से शादी की और हमारे परिवार नेपाल आ गए थे। शादी के बाद मैं नेपाल में किराए का मकान लेकर रहने लगा। मेरे ससुराल वाले हर 6 महीने में यहाँ आते जाते रहते थे। श्रेया यहाँ की हर चीज को जानती थी और हर रास्ते के बारे में मालूम था। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और मैं भी कोई कम स्मार्ट नहीं था। मेरे माता पिता ने श्रेया से कहा भी था कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वह मेरा साथ छोड़कर कहीं नहीं गई। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे साथ यह हादसा हो गया, जिसकी वजह से मेरा एक हाथ कट गया और एक टांग में फ्रैक्चर हो गया। नेपाल में मेरा कोई नहीं जानता था, लेकिन श्रेया के यहाँ सब जान पहचान वाले थे। अब जब यह हादसा हुआ, मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि भोजपुर वापस आ जाओ, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता था। वहाँ मेरे हिसाब का कोई काम नहीं था और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। मेरा मानना है कि अनपढ़ इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरी आसानी से मिल जाती है। इसलिए मैं नेपाल चला आया था और यहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। यहाँ अच्छे पैसे मिल जाते थे और हमारे घर के हालात बेहतर हो गए थे। मेरे माता पिता भी खुश थे। हमें गरीबी से छुटकारा मिल गया था। नेपाल में नौकरी करते हुए मुझे 2 साल हो गए थे और मुझे यहाँ की आदत पड़ गई थी, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता था। मैंने श्रेया को लेकर यहाँ परमानेंट शिफ्ट हो गया था। मेरी पत्नी ने भी कहा था कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैं भोजपुर जाकर अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरे पिता बूढ़े हो चुके थे और घर में 2 भाई और 2 भाभी भी थे। वे लोग सोचते कि मैं लाचार हो गया हूँ और उन पर बोझ बनने के लिए आ गया हूँ। लेकिन मैं ईमानदार और खुददार इंसान था, इसलिए मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं यहीं रहकर कुछ और काम करूँगा। अभी मेरी टांग का फ्रैक्चर भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मैं बैठकर मिठाई बेचने लगा था। कोई दूसरा काम भी मुझे नहीं आता था। जब इंसान का एक हाथ नहीं होता, तो वह दूसरे काम कैसे कर सकता है। मेरा सीधा हाथ कट गया था और सीधे हाथ से तो बहुत सारे काम किए जाते हैं। मैं बहुत मजबूर और लाचार हो गया था। मिठाई बेचने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मेरी मिठाई बिकती ही नहीं थी। बचे हुए मिठाई को हमें बच्चों में बांटना पड़ता था। मैं बहुत परेशान हो गया था। पूरे एक हफ्ते की मिठाई रोज बच्चों में बांटनी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान था क्योंकि इस तरह से कुछ नहीं हो रहा था। जो पैसे थे, वह मिठाई के सामान में खर्च हो चुके थे। अब मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मेहनत से मिठाई तैयार करती थी। हादसे के बावजूद वह मेरी मदद कर रही थी।
उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हमेशा मेरा साथ देगी। मैं बिल्कुल लाचार हो गया था, इसलिए सारे काम भी वही करती थी। उसे घर के काम भी करने होते थे और मेरे काम भी। अब वह मिठाई भी बनाने लगी थी। मेरी पत्नी सच में बहुत अच्छी औरत थी। वह बहुत सीधी और मेहनती थी। इस मुश्किल वक्त में भी वह मेरा साथ दे रही थी। अगले दिन भी यही हुआ कि मेरी मिठाई नहीं बिक सकी। खराब होने के डर से मेरी पत्नी ने उसे बच्चों में बांट दिया। वह कहने लगी कि इस तरह से रोज नुकसान हो रहा है और आगे मिठाई के लिए पैसे नहीं बचे। इस तरह से कैसे काम चलेगा और हमारी आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैं भी बहुत परेशान हो गया था। मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मेरी पत्नी भी रोने लगी। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक कर देगा। आप परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना आपके साथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी पत्नी नेपाली भाषा अच्छी तरह से बोलती थी क्योंकि वह यहाँ अक्सर आती जाती रहती थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर कभी कभी मुझे यह अफसोस होता था कि कहीं मेरी पत्नी यह न सोच ले कि मैं उसके काबिल नहीं रहा। मुझे डर लगा रहता था कि कहीं वह मुझे छोड़कर न चली जाए। लेकिन मेरी पत्नी कहती थी, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ जानती हूँ। सब ठीक कर दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और कभी बुरे हालात में अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर भी मुझे टेंशन रहती थी कि आगे क्या होगा। एक दिन मेरी पत्नी ने एक सुझाव दिया जिसे सुनकर मैं नाराज हो गया। उसने कहा कि वह मेरी जगह पर मिठाई बेचेगी। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दूसरा कोई मर्द देखे। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि वह दुकान पर नहीं, बल्कि हमारे घर के छोटे से कमरे में बैठकर ही मिठाई बेचेगी। उसने कहा, अगर मोहल्ले की औरतें जान जाएंगी कि यहाँ औरत बैठकर मिठाई बेचती है, तो वे भी मिठाई लेने आएंगी। मुझे यह बात सही लगी, क्योंकि मोहल्ले में औरतों को सामान लेने में मुश्किल होती थी। हालांकि मुझे अभी भी यह पसंद नहीं था, लेकिन फिर मैंने उसकी बात मान ली। अगले दिन मुझे खबर मिली कि बंगाल से मेरी पत्नी की बहन खुशियाँ आ रही है। वह मेरी तबीयत देखने आ रही थी। वह कुछ देर अपनी बहन के साथ बैठी और फिर मेरे पास आकर बातें करने लगी। खुशी मेरी पत्नी की बड़ी बहन थी। मेरी पत्नी ने उसे हमारे घर की परेशानी भरे हालात के बारे में बताया। मुझे लगा कि मेरी साली क्या सोचेगी कि मैं उसकी बहन को परेशान कर रहा हूँ। जब मेरी पत्नी ने अपनी बहन को बताया कि वह मिठाई की दुकान पर बैठना चाहती है, तो उसकी बहन ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। उसने कहा, अगर वह दुकान पर बैठ जाएगी तो कोई बात नहीं। पत्नी ही तो पति के बुरे हालात में काम आती है। अगर वह आपका साथ दे रही है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। अगर आपकी पत्नी है, तो आपका साथ देगी। इस अनजान शहर में आपका कोई भी नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि आप इस शहर से या तो बंगाल आ जाओ या फिर भोजपुर अपने माता पिता के पास चले जाओ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि श्रेया दुकान पर बैठे, तो जो आपको ठीक लगे वह करो। आप दोनों अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। हमें कोई परेशानी नहीं है। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मेरी साली ने मुझे समझा दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी पत्नी को परमिशन दे देता हूँ। मेरी साली 2 दिन हमारे घर पर रुकी और जाते जाते अपनी बहन से कहा कि वह अगले महीने फिर से आएगी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि सब ठीक तो है, तुम्हारी बहन इतनी जल्दी क्यों आएगी? उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी दीदी का देवर यहाँ काम करता है, इसलिए वह कभी कभी उसे मिलने भी आ जाती है। मैंने कहा, ठीक है, यह तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अभी कहीं जाने की हालत में नहीं था। डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने के लिए मना किया था और मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं सफ़र कर भी नहीं सकता था। इसलिए मैं अपनी पत्नी को उसके मायके वालों से मिलवाने भी नहीं ले जा सकता था। अच्छी बात थी कि उसके मायके वाले यहाँ आने लगे थे। इसमें मेरा ही फायदा था कि मेरी पत्नी अपने घर वालों से यहाँ मिल सकेगी और मुझसे मायके जाने की जिद नहीं करेगी। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे क्योंकि मिठाई बनाने के सामान के लिए पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे। अगर आज मेरी मिठाई नहीं बिकी तो कल पता नहीं हम क्या करेंगे, क्योंकि हम वैसे ही नुकसान में जा रहे थे। मेरी पत्नी पहले आस पड़ोस के लोगों के यहाँ जाकर आई थी। उसने कहा, मैं थोड़ी देर पड़ोस की औरतों के पास बैठने जा रही हूँ। मैंने पूछा, तुम क्यों जा रही हो? तो मेरी पत्नी ने कहा,
मैं लोगों के घरों में जाकर बताऊंगी कि यह मिठाई मैंने खुद बनाई है। मेरी मिठाई खाने से आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी और इसमें कोई मिलावट नहीं है। अभी तक लोगों को यह पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम मार्केट से मिठाई खरीदकर बेचते हैं, इसलिए कोई हमारी मिठाई खरीदने नहीं आता। जब लोगों को पता चलेगा कि यह घर पर बनी हुई और शुद्ध मिठाई है, तो लोग खुद हमारे पास आएंगे और मिठाई खरीदेंगे। जब वे इसका स्वाद लेंगे तो उन्हें मिठाई बहुत पसंद आएगी। उसके बाद हमारी मिठाई की बिक्री बढ़ेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जब औरतों को पता चलेगा कि मैं मिठाई बेच रही हूँ, तो वे भी यहाँ मिठाई लेने आएंगी। हमें अपनी मिठाई की थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो करनी ही होगी, तभी हमारा काम चलेगा। मेरी पत्नी केवल हमारे मोहल्ले के कुछ घरों में गई थी और फिर वापस आ गई। उसने कहा, आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि आज मिठाई बिक जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी मिठाई की दुकान पर बैठ गई। एक महिला ग्राहक आई और मेरी पत्नी ने उसे मिठाई दी। उसने लगभग 2 किलो मिठाई खरीद ली। मेरी पत्नी बहुत खुश हुई। मैंने कहा, यह ग्राहक से काम नहीं चलेगा। अगर आज सारी मिठाई नहीं बिकी, तो हमें मिठाई बच्चों में बांटनी पड़ेगी और कल की मिठाई बनाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज सारी मिठाई बिक जाए ताकि हम नुकसान में न जाएं। मैं बैठे बैठे बहुत थक गया था और टेंशन के कारण मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। इसलिए मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गया और अपनी पत्नी से कहा, तुम दुकान का ध्यान रखना। जब मैं आराम करने के लिए लेट गया तो मुझे नींद आ गई। अचानक मेरी आँख खुली और देखा कि 3 घंटे हो गए थे। मैं घबरा कर भागते हुए दुकान पर गया। मुझे लगा कि आज भी मिठाई नहीं बिकी होगी, लेकिन मेरी पत्नी खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने सारी मिठाई बेच दी है। उसने सारे पैसे उठाए और मेरी तरफ बहाए। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने जब दुकान की तरफ नजर घुमाई तो देखा कि सारी मिठाई खत्म हो चुकी थी। यह सच था कि मेरी पत्नी ने सारी मिठाई बेच दी थी और वह बेची हुई मिठाई के पैसे मुझे दे रही थी। मैं हैरान था कि इन 3-4 घंटों में मेरी दुकान खाली हो गई थी। मुझे लगा कि मेरी पत्नी मजाक कर रही है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब मैंने दुकान की तरफ देखा तो यकीन करना पड़ा, क्योंकि सारे बर्तन खाली पड़े थे और पैसे भी उतने ही थे जितनी कि आज की सारी मिठाई के बनते थे। हमारी मिठाई लगभग 8,000 रुपये की बिक गई थी। मेरी पत्नी ने कहा कि इनमें से आधे पैसे मुझे दे दो ताकि मैं कल की मिठाई बनाने का सामान ला सकूं। मैंने आधे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए और फिर वह खुद सामान लेने के लिए घर से निकल गई। मैं हैरान था कि आज हमारी सारी मिठाई बिक गई थी। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। जब मेरी पत्नी दुकान पर मिठाई बेचने के लिए बैठती तो सारी मिठाई बिक जाती। मेरी पत्नी के पास औरतें और मर्द दोनों ही मिठाई खरीदने के लिए आते थे। लोग खुशी खुशी मिठाई लेकर जाने लगे थे और हमारी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। हमारे घर के हालात सुधरने लगे थे और हमारे पास काफी पैसा इकट्ठा होने लगा था। मेरी पत्नी ज्यादा सामान लेकर आई और सारी रात किचन में खड़े होकर मिठाई बनाती, लेकिन वह मिठाई डिब्बों में ही पैक करके रखती थी। मेरी पत्नी का कहना था कि हम ग्राहकों को खुली हुई मिठाई नहीं देना चाहते क्योंकि उस पर कीड़े बैठते हैं, जिससे बीमारियां फैलती है। मेरी पत्नी बहुत समझदार हो गई थी। हमें लगभग 5 महीने हो गए थे और हर महीने मेरी साली भी आती थी। वह हमारे इस काम से बहुत खुश थी। मेरे साले ने खुशी से कहा कि हमें बहुत खुशी है कि आपके घर के हालात बदल गए और आपने मेहनत करके अपनी गरीबी खत्म कर दी, वरना लोग इस तरह के हादसे के बाद अपनी हिम्मत खो देते हैं और रिश्तेदारों से उम्मीद लगाने लगते हैं। आप दोनों ने मेहनत करके सब कुछ ठीक कर लिया, यह बहुत अच्छी बात है। मेरी साली हर महीने हमारे घर आने लगी थी। एक दिन जब वह आई हुई थी, दोनों दूसरे कमरे में बैठी बातें कर रही थीं। अचानक मैं उनके कमरे में चला गया और देखा कि मेरी साली अपनी बहन को एक छोटा सा पैकेट दे रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, उसने वह पैकेट छुपा दिया। दोनों की नज़र मुझ पर गई तो मेरी पत्नी घबरा गई और उसने अपनी बहन को इशारा किया। मेरी पत्नी ने मुझे बातों में लगा लिया। मेरी साली चुपचाप वह पैकेट लेकर ऊपर वाले कमरे में चली गई। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि इस पैकेट में क्या है, तो उसने कहा कि दीदी का कुछ पर्सनल सामान है और वह इसे स्टोर रूम में रखने जा रही है। मुझे शक हुआ कि वे मुझसे कुछ छुपा रही थीं। हमारा स्टोर रूम ऊपर बना हुआ था और मैं ठीक से चल नहीं पाता था, इसलिए सीढ़ियों तक नहीं जा सकता था। जब मेरी साली नीचे आई
तो मैंने उससे भी यही सवाल किया। उसने भी कहा कि इसमें उसका कुछ पर्सनल सामान है और जब वह घर जाएगी तो इसे ले जाएगी। मैंने कहा कि ऐसा कौन सा पर्सनल सामान है जो सिर्फ स्टोर रूम में ही रखा जा सकता है। मेरी पत्नी और साली ने मुझे बातों में लगा लिया और मैं उस पैकेट की बात भूल गया। रात को मुझे पता चला कि मेरी साली 1 घंटे बाद बंगाल जा रही है। जब वह चली गई तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि उसने अपना पर्सनल सामान नहीं लिया। मेरी पत्नी ने कहा कि शायद भूल गई है, अगली बार आकर ले जाएगी। मुझे लगा कि उस पैकेट में कुछ खास था जो वे मुझसे छुपा रही थीं। मेरी टांग में फ्रैक्चर था, इसलिए मैं ठीक से चल नहीं सकता था। लेकिन धीरे धीरे मेरी हालत सुधर रही थी और मैं थोड़ा बहुत चलने लगा था। मेरी पत्नी ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और अपने परिवार से कोई मदद नहीं मांगेगी। अगर उसके पेरेंट्स कुछ देते हैं तो वह उनका प्यार और सम्मान है, लेकिन हम अपनी तरफ से उनसे कोई मदद नहीं मांगेंगे। फिर भी मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी कि उस पैकेट में क्या था। मुझे अब इस बात पर भी शक होने लगा था कि मेरी पत्नी ऐसा क्या करती थी जिससे मिठाई रोज के 3-4 घंटे में बिक जाती थी। जब मैं दुकान पर बैठता था तो कोई मिठाई खरीदने नहीं आता था, लेकिन जब से मेरी पत्नी ने दुकान पर बैठना शुरू किया, मिठाई 3-4 घंटे में ही बिक जाती थी। मेरी पत्नी बहुत शर्मीली थी और दुकान पर बैठते वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती थी ताकि उसकी खूबसूरती कोई देख ना सके। वह कभी ऐसे कपड़े भी नहीं पहनती थी जिससे उसके शरीर का थोड़ा सा भी हिस्सा दिख सके। वह बहुत ही संस्कारी औरत थी। मेरी पत्नी मिठाई बेचकर जितने पैसे होते सब मुझे दे देती थी और फिर अगले दिन की मिठाई बनाने के लिए सामान लेने जाती थी। वह औरतों से कहती थी कि हमारे घर मिठाई लेने के लिए आ जाया करो, इसलिए हमारी दुकान पर मर्द कम और औरतें ज्यादा आती थीं। जब भी मेरी पत्नी किसी औरत को देखती, वह उसे हमारी दुकान और मिठाई के बारे में बताने लगती। धीरे धीरे वे औरतें हमारी दुकान पर मिठाई खरीदने आने लगीं। अब मेरी पत्नी ने मिठाई की और भी वैरायटी बनानी शुरू कर दी थी। हमारी दुकान की मिठाई बिकते हुए लगभग 8 महीने गुजर चुके थे। मेरी टांग का फ्रैक्चर भी काफी हद तक ठीक हो गया था और मैं ठीक से चलने लगा था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। आमतौर पर वह मेरे साथ जाती थी, लेकिन मैं बेहतर महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद चला जाऊंगा। मेरी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप चले जाओ। मुझे मिठाई बेचनी है और दिवाली का दिन है, आज कस्टमर ज्यादा आएंगे। उसके बाद घर की सजावट भी करनी है। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने काम से फ्री हो जाओ। उसके बाद हम दोनों रात को बाहर कहीं घूमने जाएंगे। यह सुनकर मेरी पत्नी खुश हो गई। मैं घर से निकल गया और मार्केट से एक साड़ी खरीदी। मैंने साड़ी इसलिए खरीदी क्योंकि मैं साड़ी पहनकर अपनी पत्नी की दुकान पर मिठाई खरीदने जाना चाहता था। एक सुनसान जगह पर खड़े होकर मैंने साड़ी पहनी और घूंघट डालकर अपने चेहरे को छुपा लिया। मैं अपनी पत्नी की दुकान पर पहुंचा और आवाज बदलकर कहा, मुझे 1 किलो मिठाई चाहिए। मैं यह जानना चाहता था कि कहीं मेरी पत्नी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही। अगर उसने मुझसे पैसे लेकर मिठाई दे दी तो मैं समझ जाऊंगा कि मामला क्या है। मेरी पत्नी ने कहा, आपकी 1 किलो मिठाई पैक कर दी है। और कितनी चाहिए? मैंने कहा, 1 किलो ही दे दो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस चीज की बात कर रही है। फिर भी मैंने 1 किलो वह चीज भी पैक करवा ली। मैं पैसे देकर वापस आ रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा, आप दोबारा आइएगा, यह चीज आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि यह प्योर माल है। मैंने सामान लेकर अपने दोस्त के घर चला गया और जब वह सामान खोला तो मिठाई के डिब्बे में मिठाई ही थी, लेकिन दूसरे डिब्बे में 1 किलो फिटकरी थी। मेरा दोस्त भी वहां था और वह फिटकरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम यह क्या लाए हो? इसे वापस ले जाओ, वरना पुलिस आ जाएगी। मैंने कहा, यह तो फिटकरी है, पुलिस क्यों आएगी? मेरा दोस्त बोला, यह मामूली फिटकरी नहीं है, इससे औरतें नशा करती है। तुम्हारी पत्नी गलत काम कर रही है। अगर पुलिस को पता चला तो तुम दोनों गिरफ्तार हो जाओगे। यह सुनकर मैं घबरा गया। मुझे अपनी पत्नी पर शक हो गया कि वह और उसकी बहन मिलकर गलत काम कर रही है। मेरी साली जो हर महीने कट्टा लेकर आती है, उसमें शायद यही फिटकरी होती है। अब मुझे इस गलत काम को रोकना था। लोग हमारी दुकान पर मिठाई के साथ साथ फिटकरी भी खरीदने आते थे। मेरी पत्नी फिटकरी के पैसे मुझे नहीं देती थी, लेकिन मिठाई के पैसे रोज दे देती थी। मैंने अपनी पत्नी से जाकर पूछा, तुम्हारी बहन हर महीने हमारे घर क्यों आती है और क्या लेकर आती है? मेरी पत्नी चौंक गई और कहने लगी,
दीदी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लगती और वह सिर्फ मुझसे मिलने के लिए हर महीने मेरे घर आती है। मेरी पत्नी साफ झूठ बोल रही थी। मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और कहा कि आज मैंने भेष बदलकर तुम्हारी सच्चाई जान ली कि तुम क्या बेचती हो। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने सब कुछ मान लिया और कहने लगी, मैंने कई दिन दुकान पर बैठकर देखा कि कोई कस्टमर नहीं आ रहा था हमारी मिठाई खरीदने के लिए, जबकि मैंने मिठाई बनाने में इतनी मेहनत की थी। मैं बहुत मेहनत से मिठाई बनाती और साफ सफाई का भी ध्यान रखती थी ताकि लोगों को शुद्ध मिठाई मिल सके। मैंने लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि हमारी मिठाई शुद्ध है और इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और कोई कस्टमर भी हमारी दुकान पर मिठाई खरीदने नहीं आया। हमारा नुकसान होता चला जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मैंने किसी से सुना कि यहाँ पर फिटकरी बैन है। फिटकरी इसलिए बैन की गई है क्योंकि इससे नशा किया जाता है और औरतें फिटकरी का इस्तेमाल प्रेगनेंसी रोकने के लिए भी करती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं वह वाली फिटकरी मंगा लूं और यहाँ बेचूं तो हमें कुछ फायदा होने लगेगा। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और इस फिटकरी का नाम बताया तो मेरी बहन बंगाल से यह फिटकरी लेकर आ गई। यही वजह है कि दूसरे शहर में फिटकरी सस्ती मिलती है और हमारे शहर में महंगी। हर महीने मेरी बहन कट्टे में भरकर फिटकरी लेकर आ जाती। मेरी पत्नी कहने लगी कि इसमें कौन सी बुरी बात है। यह फिटकरी यहाँ के लोगों के लिए सोना है और वे लोग इसे सोने के भाव ही खरीदते हैं, जबकि हमें यह फिटकरी बंगाल में सस्ती पड़ती है। मैंने अपनी पत्नी को डांट लगाई और कहा, तुम इस गलत चीज की तारीफ कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी वजह से लोग नशा कर रहे हैं। सरकार ने नेपाल में फिटकरी को इसलिए बैन किया है क्योंकि इससे लोग गलत संगत में जा रहे थे। अगर तुम यही काम करोगी तो यहाँ के लोग भी गलत संगत में चले जाएंगे। तुम्हें पता है, इस चीज का नशा करने से इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है। मैं तुम्हें यह काम हरगिज नहीं करने दूंगा। अगर मेरे भाग्य में पैसा होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसे गलत तरीके से नहीं। आज के बाद तुम यह काम नहीं करोगी और अगर तुमने किया तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई और कहने लगी, हमारे घर में तो बहुत सारी फिटकरी मौजूद है, अब मैं क्या करूंगी? मैंने कहा, तुम इस फिटकरी को आग में जला दो ताकि इसके बारे में किसी को पता न चल सके। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि फिटकरी बेचने की सजा सिर्फ जेल है और जो इसे बेचेगा उसकी जमानत भी नहीं होगी। मेरी पत्नी बुरी तरह डर गई थी और उसने सारी फिटकरी जला दी। उसने अपनी बहन से भी फिटकरी लाने के लिए मना कर दिया। मेरी टांग का फ्रैक्चर काफी हद तक ठीक हो गया था, इसलिए मैंने वॉचमैन की नौकरी करने का सोचा। मेरी दोनों टांगें और एक हाथ ठीक हो गया था, इसलिए मैं बैठे बैठे वॉचमैन की नौकरी कर सकता था। अब मैं एक स्कूल में वॉचमैन हूँ और मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। भगवान का शुक्र है कि फिटकरी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, वरना हम दोनों पति पत्नी जेल जा सकते थे। मेरी पत्नी ने कसम खा ली कि वह आज के बाद कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगी। अब हम दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत खुश हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी गलत काम को करने से पहले 1000 बार सोच लेना। हर ईमानदार इंसान गरीब रहना मंजूर करेगा लेकिन कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।